अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन आलम अकेडमी। अच्छा, हमारा जो है ब्रोंकाइटिस, मैंने पार्ट 6 में पार्ट 7 में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, और फिर इस तरह क्या होगा कि या तो फिर काउजेज आपकी, आप हेडिंग लगा दें यहाँ पे काउज की। ठीक है, काउज में आप लिख देंगे स्मोकिंग और बैक्टीरिया, दोनों वजह से हो सकता है। ठीक, इसके अलावा जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, सिम्टम्स की हेडिंग लगा दें या कैरेक्टर्स लिख दें, और फिर उसके बाद आप लगा दें कफ, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और लो फीवर। ठीक है, ये सिम्टम्स की हेडिंग लिख दें। यहाँ पे आप जो है ना डेफिनेशन लिख दें। तो इस तरह करके आप प्रेजेंटेशन भी अपनी सही करें। और इस तरह चेकर को असल में हमें क्या करना है कि हमें जो है चेकर के सामने चीज़ों को लाना है कि भाई हमने ये याद किया है और इसको डिफ्रेंशिएट करके इस तरह पढ़ा है, ताकि उसे चेक करने में भी जल्दी जल्दी वो चेक करें हाँ भाई बच्चे ने इस मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली आप बच्चों में करते क्या है कि बच्चे लिखते सही हैं, सब कुछ पूरा पूरा लिख कर आते हैं बाद बच्चे, और फिर कहते हैं नंबर नहीं आए सही हमारे, तो चेकर ने जो है ना वो बहुत ख़राब चेक किया, या और बच्चे बात कहते हैं। तो मसला ये है कि बच्चे जो है ना वो प्रेजेंटेशन का या चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते। तो अगर आप जो है वो इन सब चीज़ों को इस तरह हेडिंग वाइज लिख दें, काउज लिख दें, फिर इस तरह सिम्टम लिख दें, तो ये क्या होगा कि हाईलाइट हो जाएगा, और चेकर भी जो है वो प्रेजेंटेशन से भी खुश होगा कि हाँ भाई इम्प्रेसिव कॉपी हो जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई आपकी प्रेजेंटेशन की बात। अब नेक्स्ट आ जाए एम्फेसाइमा। एम्फाइसेमा में आपके पास क्या हो रहा है, एम्फाइसेमा में हम जो है वो प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन, प्रोग्रेसिव यानी कि क्या होगा, क्या आहिस्ता आहिस्ता करके, यानी कि एकदम से बिल्कुल ही डैमेज हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके, यानी वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है बीमारी। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी आपकी किसकी, एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई जो आपका जो है लास्ट रेस्पिरेटरी सरफेस है, जिसको आप कहते हैं ना रेस्पिरेटरी सरफेस, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, गैसेज आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। तो क्या होगा ये यहाँ पे ये इसकी आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। ठीक है, यूजुअली ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉरोसिव आपकी केमिकल्स बन रहे होते हैं, या इस तरह जो बर्नर वगैरह, या स्टील इंडस्ट्री हो गई, कार्बन इंडस्ट्री हो गई, पेंसिल इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री वगैरह हो गई, या जिसमें ऐसे स्मोकी फ्यूल जो है वो बर्न आउट हो रहा है, या अगर आप देखें कि जिसमें आप देख लें इसमें कपड़ों की इंडस्ट्री, क्लोथ्स इंडस्ट्री जो आपकी टेक्सटाइल है, उसमें आप चेक करें कि ये पॉल्यूटेंट्स इस तरह के कुछ रिलीज़ होते हैं जो कि वो आपके रेस्पिरेटरी सरफेस को डैमेज करते जाते हैं, जो आपका एल्वियोलाई है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, यहाँ की जो म्यूकस सिक्रीशन की जो लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होती जाती है, और फिर इसके अंदर इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो आप इसमें देखिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स की वजह से एल्वियोलाई की यानी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है आपकी डैमेज हो जाए, इसके अंदर खिंचावट यानी खिंचने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, और फिर जब ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाए होने का प्रोसेस हो तो वो भी आपका प्रॉपर ना हो पाए। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके ऑर्गेन्स टिश्यू तक या सेल्स तक जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेंगे। ऑक्सीजन नहीं पहुँचने की वजह से क्या होगा कि आप सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहे, तो आपकी जो है वो सेहत आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा खांसी बहुत होगी यानी कफ। ठीक है, अच्छा इट इज़ कैरेक्टराइज बाय लेबरस ब्रीथिंग, बहुत आप तकलीफ से सांस लेंगे, बहुत गहरी गहरी सांस लेंगे, नॉर्मल यानी बैठे हुए भी कंडीशन में आप देखें बहुत गहरी सांस लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ताकत लगाएंगे अपनी तरफ से, यानी वो आप बहुत वॉलंटियर करना पड़ेगा आपको। इट काउज कफ विद फैजम प्रोडक्शन, यानी बलगम के साथ साथ, यानी बाज़ औक़ात जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो फिर क्या होगा कि आप ब्लड भी आपको ब्लडी फ्लेजम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, खांसी विद म्यूकस प्रोडक्शन, और इस तरह जो है वो क्या कहलाएगा, ये एम्फाइसेमा। इसका मेन पॉइंट क्या है, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई। इस तरह आप इसको डेफिनेशन कर दें, इसकी जो है वो काउजेस लिख दें, और काउजेस के बाद इसके सिम्टम लिख दें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है नमूनिया। नमूनिया जो है वो बहुत ही कॉमन है, छोटे बच्चों को भी बहुत होता है। ठीक है, ठंड की वजह से अमूमन कह रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें ख्याल आपको रखने की क्या ज़रूरत होती है कि काउज में स्पेशल बैक्टीरिया होता है, मतलब इसमें ठंड के मौसम में जिन बच्चों को जो है वो सांस लेने में परेशानी होती है या इस तरह की कंडीशन होती है, ठीक है, तो उसमें जो है ना इनको इस तरह के मौसम में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये बहुत प्रोन होते हैं, यानी करीब होते हैं कि बैक्टीरिया बन जाए या वायरस उन पर अटैक करे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप जो है वो इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ है बेसिकली ना, तो आप देखें बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। नमूनिया में क्या हो रहा होगा कि आपका एल्वियोलाई जो है वो इनसे इन्फेक्ट हो रहा है, और इसके अंदर फ्लूइड पस या कोई फ्लूइड या पस भर जाता है। ठीक है, पस आप पता है ना क्या होता है, वो वाइटिश डिस्चार्ज जब जो है वो किसी ज़ख़म के अंदर से होने लगे तो पस होता है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली WBCs बैक्टीरिया से फाइट कर रहे होते हैं, और फिर क्या होता है कि उनका जो डेड बॉडी समझ लें आप जो है वो बैक्टीरिया की, वो पस में होती है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो एल्वियोलाई के अंदर फिल हो जाए। अब एक एल्वियोलाई है जो कि एयर लाइक स्पेस है, इसके अंदर हमारे सिर्फ ऑक्सीजन यानी कोई फ्लूइडिटी नहीं है, सिर्फ जो है मॉइस्चर की लेयर है।
अब यहाँ पे जो है अगर हम म्यूकस भर दें तो ऑक्सीजन की तो जगह बाकी नहीं रही, और ऑक्सीजन की जगह जब बाकी नहीं रही तो यहाँ पे खिंचावट और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा, तो आपकी ब्रीथिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो पेशेंट जो है वो फीवर, कफ, चिल एंड चेस्ट पेन, फीवर बुखार, कफ, खांसी और चिल यानी सर ठंड लगना, तो फीवर विद चिल है यानी ठंड लग के बुखार आएगा आपको। ठीक है, चेस्ट पेन यानी सीने में बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। ठीक है, और खांसी इतनी शदीद होती है यानी कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब बाद औक़ात अगर कोई इग्नोर कर रहा होता है तो फिर वो नमूनिया लीड्स टू डेथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एज़मा। एज़मा इन्फ्लेटरी कंडीशन है, यानी अगेन आपके पास एज़मा में क्या हो रही है, सूजन, सोजिश और रेडनेस और इस तरह फिर इची सरफेस। तो लेकिन लंग्स की कंडीशन में क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होती है आपके एयरवेज में। आपके एयरवेज क्या है, आपका नोज से नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई, और ये हो गया ट्रेकिया, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ठीक है, बैक में आप जाके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसा में आपको सांस लेने में काफ़ी जो है वो परेशानी होती है। ठीक है, चेस्ट पेन होती है, सीने में काफ़ी तकलीफ होती है, फीवर और विजिंग साउंड। इसकी जो मेन डिस्टिंग्विश विजिंग साउंड होती है जब आप हवा यानी कि आप सांस बाहर निकाल रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं, एक्सपायरेट कर रहे होते हैं या खांस रहे होते हैं, तो आपके खांसने में एक अलग सी विजिंग साउंड होती है। विजिंग साउंड यानी कि जैसे इसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस यानी भी कह सकते हैं कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी होता है। ठीक, अच्छा, एज़मा इज़ एक्चुअली एन एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जी होती है। बाज़ औक़ात लोगों को जो है वो अगर आप देखें डस्ट से आते हैं तो फिर खांसी बहुत शुरू हो जाती है, नज़ला शुरू हो जाता है या सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपको क्या कहते हैं, एलर्जी यानी डस्ट से एलर्जी है। बाज़ औक़ात लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, फूल फ्लावर्स के पास करीब जाएँ और फिर उनको जो है वहाँ पे सांस लेने में परेशानी शुरू हो गई या खांसी शुरू हो गई, तो इसमें क्या होगा, यानी कि पॉलन होते हैं ना, छोटे छोटे येलो स्पोर्स होते हैं जो फ्लावर्स के ऊपर मौजूद होते हैं, तो बाज़ औक़ात इससे भी, पॉलन ग्रेन से भी इसको लोगों को एलर्जी होती है फिर उसको। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पॉलन, डस्ट, मैंने बता दिया, स्मोक, आपका जो वो स्मोक हो गया, जो गाड़ियों के धुएँ हो गए, और फर यानी कि जो बाज़ औक़ात पेट्स वगैरह भी बाज़ लोगों ने रखे होते हैं तो फिर वो फिर नहीं रख पाते क्योंकि उनको इन चीज़ों से एलर्जी होती है। फ़र जैसे कैट फ़र हो गया या बर्ड फ़र हो गए। ठीक है, तो इस तरह के फीदर्स जो निकल रहे हैं परिंदों के या बिल्ली कैट्स डॉग्स हैं, इस तरह के फ़र से भी एलर्जी होती है लोगों को। तो एलर्जिक बेसिकली ज़्यादा होता है, एज़मा में कोई आपको अलग रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। ठीक है, इट मे बी ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवेज एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ फॉर द पेशेंट। ठीक, समझ के आपके इसमें भी आपको डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग होगी, सांस आपको बहुत ज़्यादा गहरी लेनी पड़ेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, चेस्ट पेन, फीवर, विजिंग साउंड। इसका मेन पॉइंट क्या है, विजिंग साउंड। आपने ये नहीं लिखा तो मतलब चेकर आपसे इम्प्रेस नहीं हो सकता ना कि आपने एक मेन पॉइंट को मिस कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब ने लास्ट आपका जो लास्ट मतलब इन सब बीमारियों के बाद आपको जो मतलब आपका आखिरी कंडीशन है वो लंग कैंसर। ठीक है, आप लंग कैंसर में क्या कह सकते हैं कि मतलब इसमें आप यहाँ पे देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे 7% लोग जो हैं वो लंग कैंसर से मरते हैं, जबकि 21% नमूनिया से मरते हैं। ठीक है, इन्फेंट्स मोस्टली। ठीक, इसके अलावा 20% जो है वो स्ट्रोक से होते हैं। स्ट्रोक यानी कि जो आपको अटैक हो जाता है, जिसे फालिज कहते हैं। ठीक है, बाद जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हीट स्ट्रोक हो जाता है लोगों को गर्मी की वजह से। ठीक है, इसके अलावा ये कंस्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होगा, COPD। ठीक है, इसमें भी ये आपका हो जाता है 19%। ठीक है, और 20% जो है वो इसमें यह लिखा हुआ है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ से लोग 20% मरते हैं। ठीक, इसके अलावा 21% सबसे ज़्यादा नमूनिया से मरते हैं, कम है लेकिन लंग कैंसर से फिर भी लोग 7% डेथ होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप देखें कि लंग कैंसर क्या होता है बेसिकली, यूजुअली विद एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, मतलब आप किसी को भी आँख बंद करके कह सकते हैं कि स्मोकिंग है, या तो फिर एक्टिव स्मोकर है या तो पैसिव स्मोकर भी हो सकता है। पैसिव स्मोकर और एक्टिव स्मोकर को भी समझना ज़रूरी है। ये नहीं ज़रूरी है कि हम जो है वो फलां शख्स को जो है ना, हालांकि वो तो सिगरेट ही पीता था और उसको स्मोकिंग नहीं करता था, लेकिन जो है उसको कैंसर हो गया, लंग कैंसर, जबकि जो है वो उसके वालिद साहब जो है ना वो स्मोकिंग करते हैं लेकिन अभी तक हयात में। ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते किसी को, लेकिन बात ये है कि आपकी एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव बेसिकली जो स्मोक कर रहा है, ठीक है, यानी ख़ुद वो स्मोकर है, चेन स्मोकर है, जबकि पैसिव यानी आसपास के लोग जो उस धुएँ को अपने सांस के अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जांपल पर्सन ए जो है ना स्मोकर है, एक्टिव स्मोकर है। ठीक है, जबकि पर्सन बी जो है वो उसका दोस्त है और वो हर वक्त उसके साथ ही रहता है, तो वो पैसिव स्मोकर हो गया और स्मोकिंग इसको भी इनहेल कर वो हो रही है।
तो इसकी वजह से इसका अगर ये अपनी हेल्थ को मैनेज नहीं कर पा रहा और फिर वो वीक है थोड़ा, तो फिर वो बहुत जल्दी लंग कैंसर का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। पैसिव स्मोकिंग से भी बचना है हमने। ठीक है, ड्यू टू स्मोक और एयर पोल्यूशन अब नॉर्मल सेल्स जो है वो आपके लंग्स में बढ़ने लगते हैं। आपकी लंग्स की जो एपिथीलियम है, एपिथीलियम आप पढ़ चुके हो ना आप लोग, इसमें लंग्स की जो आपकी एपिथीलियम है वो है, मैं लिख देती हूँ, कॉलमनार सेल्स होते हैं, सिलिएटेड होते हैं। ठीक है, सिलिएटेड होते हैं यानी ये इस तरह की अपीयरेंस होती है और इस पर सीलिया बने हुए होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अच्छा, जबकि अगर आप ये नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल सेल्स ऑफ लंग्स। ठीक है, और ये जो अगर हम अब लंग कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर में जो है ना सीलिया रिमूव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं सीलिया। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो जाते हैं, कॉलमनार से स्क्वामस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सेल्स जो है वो इस तरह के हो गए, इसका मतलब क्या है, ये लंबे लंबे सेल्स थे, कॉलमनार सेल्स थे। ठीक है, अब इसमें चेंज हो गया और सीलिया भी ख़त्म हो गया। ठीक है, सीलिया नहीं रहा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है ना आपके डैमेजिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। देखें यहाँ पे इसमें काफ़ी फ़र्क है। अब आप मतलब समझ सकते हैं कि आपकी एपिथीलियम डैमेज हो गई है, तो इसमें देखिए मेजर साइंस के आगे आ जाएंगे, कफ होगी विद ब्लड, एपिथीलियम ही पूरी डैमेज हो गई। अब ब्लड के विलेयर्स जो है वो काफ़ी क्लोज आ गए, खांस के आपने जो है ना वो मुंह से ब्लड आने लग गया। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो लाजमी होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, अब जब आपकी एपिथीलियम डैमेज हो गई, आपके ब्लड जो है वो वहाँ से आ रहे हैं, सही है, तो अब क्या होगा कि रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, दूसरी खांसी आपको, मतलब जैसे कोविड के पेशेंट्स तो मतलब सर्वाइव ही नहीं कर सके ना, तो कर सकेंगे इस चीज़ को। कोविड के पेशेंट में जो मोस्टली जो आप देखें जो इतनी डेथ्स हुई हैं हमारे कंट्री में, वो क्यों हुई हैं, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स जो हैं वो लंग कैंसर या स्मोकर जो चेन स्मोकर थे, वो लोग इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर सक रहे, क्योंकि उसका मेन जो अटैक ही है कोविड का, वो क्या है, कोरोना वायरस का वो लंग है। ठीक है, अच्छा, वेट लॉस होगा, यानी बहुत ज़्यादा आपको वेट लॉस दिखेगा, इंस्टेंट वेट लॉस होता है। ठीक है, दिखता है, सही है। बोन एक यानी किसी भी चीज़ का दर्द होगा। देखिए, दर्द यानी आपका हड्डियों के जोड़ों में दर्द, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा वीकनेस और फटीग, वीकनेस कमज़ोरी आपको हो जाएगी, और फटीग यानी थकावट, बहुत जल्दी ज़रा से काम में ही आप थके हुए महसूस करेंगे, हर वक्त सोना देखिए दिल जाएगा, नींद नहीं आ रही होगी लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि बस हम लेइंग पोजीशन में रहें, लाइंग पोजीशन में, तो उससे क्या होगा कि आपका फटीग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। आई होप सो कि आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैंने एक एक चीज़ को प्रॉपर गाइड किया है, एक एक लाइन को हाईलाइट किया है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, समरी को पढ़ना है अच्छी तरीके से। समरी जो है वो क्या है, मेन पॉइंट्स जो इसके अंदर लिखे हुए हैं वो आपको लिखे हैं, हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये क्या होता है, MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको मैं एक थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में लिखा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स कहाँ से करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपका इंटरनल सरफेस है वो क्या है, आपका रेस्पिरेटरी सरफेस इज योर एल्वियोलाई, और क्या होनी चाहिए, थिन वेट परमिएबल लार्ज एंड रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए अपनी नॉलेज के लिए। ठीक है, इसके अलावा ऊपर क्या लिखा होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक में होता है सिर्फ, या इंसानों में होता है, सब में होता है, जानवर भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है वो लिखा हुआ है, पैसेज वॉज डेड एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई। ठीक है, आपके जो एयर पैसेज है ट्रैकिया से कहाँ जा रहा है, एल्वियोलाई में जो आपका पूरा पैसेज है वो किस में हो रहा है, वो आपका एयर पैसेज को छू कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप देखें, क्लीन एयर इसेंशियल फॉर बेटर रेस्पिरेटरी हेल्थ, आपकी जो क्लीन एयर होनी चाहिए, नहीं आपका जो इतना डर्ट इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन इतने ज़्यादा हो गया है कि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ वैसे ही डैमेज हो जाएगी, स्मोकर तो आप छोड़ें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मास्क पहनना है ताकि हम जो है वो अपनी रेस्पिरेटरी सरफेस को मेंटेन रख सकें, उसकी ओरिजिनल हालत में रख सकें। ठीक है, अच्छा, इसमें हम जो है वो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर में भी तो यही कर रहे होते हैं ना, कि मतलब हम जो है वो क्लीन और ऑक्सीजन रिच एयर ले रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन रिच एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर हेल्थ और गुड हेल्थ। ठीक है, अच्छा, इसमें MCQs देख लो जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है,
अब इसमें देखिए द बायोलॉजिकल फंक्शन में परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज। क्या होते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन जो गैसियस एक्सचेंज करता है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ। ग्रोथ तो हो ही नहीं सकता ना भाई, ग्रोथ में तो मतलब आप बढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सा जो है गैसियस एक्सचेंज हो रहा है? ठीक है, फोटोसिंथेसिस में होता है ना गैसियस एक्सचेंज प्लांट में। रेस्पिरेशन में भी आप अपने अंदर भी कर ही रहे होते गैसियस एक्सचेंज, ताकि जो है वो आप एनर्जी हासिल कर सको। तो बोथ ए एंड बी सही है। नेक्स्ट आपके पास क्या है बता रहे हैं, प्लांट टू एक्सचेंज गैसेस थ्रो रूट्स से करते हैं, नहीं करते, ठीक है भाई। अच्छा, स्टेम से भी नहीं होता, स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा जो माइन्यूट ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीव्स टू क्लोरोफिल पार्ट एरिया, जिसमें जो है स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ईच स्टोमा इज फॉर्म्ड बाय वन गार्ड सेल नहीं होता, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, इस तरह करके बनाया भी था, प्रॉपर बना के सिखाया था सब चीज़। ये वाली पिक्चर, तो 2 गार्ड सेल्स होते हैं, 1 2, ठीक है, हो गई क्लियर ये चीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेस्पिरेटरी सर्फेस पॉजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या होती है? थिन एंड वेट होनी चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, परमेबल भी होना चाहिए। यहीं पे लिखा हुआ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंस्पायरेशन इन्वॉल्व्स। इंस्पायरेशन में क्या क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होती है, और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिप नहीं होती। हवा जब आप किसी बलून में भरते हैं तो वो अंदर की तरफ छोटा थोड़ी ना हो जाता, बड़ा हो जाता है, तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिप नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बोथ ए एंड बी, ठीक। अच्छा, लैरिंक्स इज लोकेटेड ऑन ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल। नहीं, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल तो अंदर चले जाते हैं ना लंग्स के, तो फिर ट्रैकिया होगा ना। तो लैरिंग्स क्या होता है? ट्रैकिया पे साउंड बॉक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, साउंड बॉक्स जो है ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज क्या होता है? बहुत बार पढ़ चुके हैं, एल्वियोलाई। इंक्रीज इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग। सांस कब जो है वो हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है, या हम ज़्यादा कब लेते हैं सांस? ये भी हम अभी पढ़ा है, हमने पार्ट 7 में अभी पढ़ा था। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। 2 रह गए बस यहाँ पे। ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द डिजेनरेशन ऑफ एल्वियोलाई। कौन सा डिसऑर्डर है डिजेनरेशन ऑफ एल्वियोलाई? यहाँ पे पढ़ चुके हो, ठीक है। एम्फाइसेमा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई, सही। ये यहाँ पे मार्क कर दें आप, एम्फाइसेमा, सही। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवेज? आइटस, आंख बंद करके लगा दो, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और मिलकर पढ़ें। और कोई भी परेशानी हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।